डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 184 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 185 मुलाहिज़ा फरमाएं। रूमी ने भी अपना कार्ड उसे दिखाते हुए कहा वो खुद इसके बारे में गवाही देगी कि इसके ताउन की वजह से इस सिंडिकेट का मुकम्मल तौर पर कला कमा होने वाला है, वरना ये एक नई ताकत पकड़ लेगा तो फिर मुश्किल ही से इसका खात्मा हो पाएगा। किस्सा मुख्तसर के अब फोस्टर हमारा यरगमाली या कैदी नहीं रहा था, वो दोस्त बन चुका था। हम अब उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। उसने अपने बारे में बताया कि वो इस खूनी सिंडिकेट में शामिल होने से पहले अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में अपना बिजनेस करता था। उसकी एक फिजाई कार्गो कंपनी थी जो बदकिस्मती से जवाल का शिकार हुई, फिर वो मकरूज हो गया। इस कदर के FBI वालों की गिरफ्त में आ गया। इस वक्त उसकी उम्र 40 बरस के लगभग थी। उसे FBI की गिरफ्त से छुड़ाने वाले यही लोग थे और उसी शर्त पर उसे रुपया पानी की तरह बहा कर न सिर्फ रिहाई दिलवाई गई बल्कि इसके डूबे हुए कारोबार को भी इस कदर सहारा दिया कि वो हैरान रह गया। हैरान तो उस वक्त भी था जब उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। हालांकि बकौल उसके वो अच्छी चल रही थी और उसकी एक साख थी। न जाने कैसे वो एकदम सवाल पजीर हुई तो तब उसे मालूम हुआ कि यह भी इसी सिंडिकेट वालों की साजिश थी। इनकी नजर इसकी कामयाब फिजाई कार्गो कंपनी पर थी। वो लोग इसके जरिए गैर कानूनी और हंगामी तौर पर इंसानी अज़ा की मुंतकिली को महफूज बनाना चाहते थे। यही नहीं, इसी तरह के अपने मकरू मफादात की खातिर इन्होंने और भी कई लोगों को अपने जाल में फांसा था। फिर वो इनके 4 बड़ों में शामिल हो गया था। एक ऐसा इशू था जिसके बकौल रूमी उसकी मुआफी या कम से कम सजा के चांस बन सकते थे। बहरकैफ फोस्टर अब पुरुमीद था और हमारे साथ भरपूर ताउन करने पर आमादा हो चुका था। उसके बाद हमने स्नो बाइक का जायजा लिया। वो अच्छी हालत में थी लेकिन इस पर सिर्फ 2 ही अफराद सवार हो सकते थे। बहरहाल ये बात का मसला था। इस वक्त हमें आराम करने की शदीद तलब हो रही थी। ऊपर से यह कैबिन भी खासा गर्म और आरामदेह था। इसकी टूटी हुई खिड़की में लकड़ी के फट्टे कीलों से ठोक कर बंद कर दिया गया था। नेगल और उसका साथी जिंदा थे मगर वो यहाँ से काफी दूर जख्मी हालत में थे। फिर भी एहतियात का तकाजा था कि हम में से बारी बारी एक जाग कर पहरा देता रहे। ऐसा ही किया गया। हम आतिशदान के करीब ही गर्म बिस्तर डालकर सो गए। अगले दिन जागे, नाश्ता किया, सामान समेटा, गन संभाली। इसके बाद तय ये हुआ कि एक स्नो बाइक के पीछे लकड़ी का स्ट्रेचर नुमा तख्ता बांधकर 5वें फर्द के बैठने की जगह बना दी जाए। यही किया गया। तख्ते कैबिन की छत पर कश्ती की सूरत में मौजूद थे। इसे तोड़कर हमने वो तैयार किया और उसे एक बाइक के साथ रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया गया। इस पर किसी हल्की वजन वाली शख्सियत का सवार होना ही मुनासिब था ताकि बाइक बआसानी अपने 2 सवारों समेत इसके वजन को भी खींच सके। यूं कुर्रा फाल रूमी के नाम निकला मगर हुमैरा ने कहा कि यह सवारी बारी बारी हम दोनों ही अंजाम देंगे। लिहाजा सुबह की रोशनी फैलते ही हम स्नो बाइक्स पर रवाना हो गए। यह सफर सुस्त रवि से मुसलसल लिहाजा रिवर के साथ साथ चल रहा, यहां तक कि हम नक्शे के मुताबिक बिलाखिर पोटाला पैलेस की हदूद में दाखिल हो चुके थे और वहां हरियाली, खेत, इमारतें और शहरी आबादी के आसार नमूदार होने लगे थे। अब यहां हमें किसी जगह पर लासिल्की राब्ते से मिस्टर ब्राउन को अपने लिहाजा पहुंचने की इत्तला देना थी क्योंकि रूमी का लैपटॉप इस काम के लिए बेकार साबित हो रहा था। इसका नेट पैकेज खत्म हो चुका था। बहरकैफ एक कमर्शियल बिल्डिंग में दाखिल होकर यह मसला हल हो गया। इसके बाद हमने होटल में कमरा ले लिया। पोटाला पैलेस लिहाजा का एक मशहूर तफरीही मकाम था। शहर के कदरे मुजाफात में सही मगर यहाँ भी वही हंगामा खेजियाँ थीं जो एक भरे पूरे शहर में होनी चाहिए थी। मिस्टर ब्राउन की खुशी की इंतहा न रही थी जब उसे यह मालूम हुआ कि हम बिलाखिर लिहाजा पहुंच चुके हैं। इसने कहा कि वो अभी और इसी वक्त डॉक्टर कैंटली और मिस कोरा को हमारी तरफ रवाना कर रहा है। वो इंटरपोल के मजीद अफराद को भी हमारी तरफ भेजना चाहता था मगर अभी हमने मना कर दिया और फकत डॉक्टर कैंटली और मिस कोरा ही को आने की इजाजत थी। हम इन दोनों के मुंतजिर थे। दोपहर हो चली थी। अब हमारे लिए कोई मसला नहीं था। मिस्टर ब्राउन ही ने इस होटल में हमारी रहाइश का बंदोबस्त अपने हाथ में ले लिया था। जिस शय की जरूरत होती फौरन हमें मुहैया कर दी जाती। मिशन आगे का बेहद अहम सही था। हम अब कुछ आसानियां पैदा हो चली थी। हमने डॉक्टर कैंटली और मिस कोरा की आमद के बाद ही आइंदा का लाहे अमल तरतीब देना था। इसलिए सफर की थकान उतारने के लिए हम आराम करने के लिए लेट गए। शाम को एक वेटर ने दरवाजे पर दस्तक देकर हमें जगाया कि 2 मेहमान हमसे मिलने के लिए आए हैं।
ہم جانتے تھے کہ آنے والے مہمان کون ہو سکتے تھے اور انہیں آنے کا کہہ دیا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا ہمیشہ کی طرح خاصے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے فوسٹر سے گھنٹے بھر کی طویل گفتگو کی اور ساتھ ہی مسٹر براؤن سے فون پر رابطہ کر کے انہیں فوسٹر کے بیانات اور اس کے انٹرپول کو باضابطہ حوالگی کے سلسلے میں بات چیت کی۔ ہم خود بھی چاہتے تھے کہ فوسٹر جیسی اہم اور حساس ذمہ داری سے ہم خاطر خواہ طریقے سے آزاد ہو جائیں۔ انٹرپول کا لہٰذا میں ذیلی ہیڈ کوارٹر تھا، وہیں ہماری رہائش کا بھی بندوبست کر دیا گیا تھا، لیکن طارق اور میرے مشورے پر سردست ہم نے ادھر ہوٹل ہی میں اپنی رہائش کا بندوبست مناسب سمجھا تھا، جس پر کوئی خاص اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ مسٹر براؤن نے ڈاکٹر کینٹل کے بعد رومی، طارق اور پھر مجھ سے بھی گفتگو کی تھی۔ ہمیں انہوں نے مبارکباد دی تھی کہ ہم اپنے ایک درینہ مشن کی کامیابی کے بالکل قریب تھے۔ ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا نے ہم سے آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں پوچھنے کی کوشش چاہی تھی، لیکن ہم نے ابھی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، بجز اس کے کہ جب ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ تاہم رومی نے ان دونوں کو چند خفیہ ٹرانسمیٹر اور کچھ اسپائی آلات کے علاوہ لائسنس یافتہ پستولیں مہیا کرنے کا کہہ دیا تھا، چونکہ یہ مشن کا آخری اور فیصلہ کن ٹرن تھا اور اس میں ہمیرا کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہمیرا کو ان کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں بنز میں کشلنگا کے مسافر سرائے خانے میں خفیہ تہ خانے کے اندر مقید گوہر شاہ اور ڈبر کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا، گومپو سے متعلق بھی کہ وہ اس سلسلے میں ان کی خاطر خواہ مدد کر سکتا ہے۔ یوں ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمارے پولیس ایجنٹ کل ہی بنز روانہ کر دیے جائیں گے۔ ان سب کی انٹرپول حوالگی کے بعد ناتن روبوسکی وغیرہ کے گرد انٹرپول کا قانونی گھیرا مزید تنگ ہونے والا تھا۔ ہمیرا ہم سے جدا ہوتے ہوئے مختلف کیفیات کا شکار نظر آنے لگی، اس میں تشویش بھی تھی اور تفکر پریشانی بھی۔ صورتحالات چونکہ حالت جنگ جیسی تھی اور وہ خود بھی اس کی نزاکت کو سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی، ورنہ اس کا ہم سے بالخصوص مجھ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کاش میں بھی تم تینوں کی طرح جنگجو ہوتی تو شاید پھر تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، اس نے ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے آزردہ اور سوگوار سے لہجے میں کہا۔ آپ ہماری کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، بھلا اس سے بڑھ کر ہماری کامیابی کا اور کون سا بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے، طارق نے ہمیرا سے پرشفیق مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر رومی نے بھی اسے گلے سے لگا کر دلاسا دیا۔ ہمیرا نے مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ میں نے اسے ایک محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے اشارتاً اتنا کہہ دیا تھا کہ طلوع سحر اب زیادہ دور نہیں رہی، طویل شب بیتنے والی ہے، بس ہمیرا دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس آخری آزمائش سے بھی ہمیشہ کی طرح بخیریت کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ہمیرا کے ستے ہوئے چہرے پر کچھ حوصلے اور کچھ طمانینت کے آثار نمودار ہوئے۔ یوں ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے ہمارے پاس رہے اور پھر فوسٹر اور ہمیرا کو اپنے ہمراہ لیے چلے گئے۔ اگلے دن فوسٹر کو لہٰذا سے ایک ہنگامی ہیلی کاپٹر کی پرواز سے امریکہ انٹرپول ہیڈ کوارٹر روانہ کیا جانے والا تھا۔ بہرکیف یہ سب معاملات طے ہو جانے کے بعد ہم ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہم ایک لاہے عمل تیار کر چکے تھے۔ ناتن روبوسکی، روزی اور ڈاکٹر رمیش سمیت ہم نے بلڈی سینڈیکیٹ کی نئی قیادت کے بارے میں بھی انٹرپول کو آگاہ کر دیا تھا۔ ہماری آمد اور فوسٹر کی گرفتاری کے بعد اب انٹرپول بھی کھل کر ان تینوں اہم افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے مجاز ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان تینوں بشمول ان کے 2 جنگجو ساتھیوں کے لحاظ سے ہر قسم کی روانگی کے ذرائع مفقود کر دیے گئے تھے۔ فوسٹر مسٹر براؤن کی کسٹڈی میں چلا گیا تھا اور اب وہی ان کے مزید اس سلسلے میں رہنمائی اور مدد کر سکتا تھا۔ فوسٹر اور لاگر البرٹ 2 کی یکجائی کے بعد ہی بقول مسٹر براؤن کے وہ فری ہینڈ ہو کے ناتن روبوسکی اور روزی وغیرہ پر ہاتھ ڈال سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں ان لحاظہ میں کچھ مخصوص قسم کے رائٹس حاصل تھے۔ یوں انٹرپول بھی ان کی تلاش میں اپنے طور پر سرگرداں ہو چکی تھی، بلکہ رومی کے ذریعے مسٹر براؤن کو پہلے ہی سے ان کی لحاظہ آمد کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی ان کے خلاف بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے سے قاصر تھے، جب تک کہ فوسٹر ان کے ہتھے نہیں چڑھ چکا تھا۔ اس طرح ناتن روبوسکی وغیرہ کو بھی یہی تسلی تھی کہ ان کا انٹرپول بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یوں وہ بڑے آرام سے لحاظہ میں کہیں چھپے بیٹھے فوسٹر اور اس کی باقیات کا صفایا کرنے کے لیے موجود تھے۔ بالخصوص فوسٹر کا حصول اور اس کی موت ان کا اہم ترین ٹارگٹ تھا اور اس کی انہوں نے کوشش بھی چاہی تھی، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے لہٰذا ہی میں اپنی نئی قیادت کی داغ بیل ڈالنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔
जैसा कि फोस्टर के अनजानी साथियों नेपल्स वगैरह ने हमें बताया था, और इनके काटेज पर रोबोस्की के 3-4 लड़ाका गुरिल्लों ने हमला भी किया था, जो हमारे ऐन वक्त पर वहां पहुंच जाने से बुरी तरह नाकाम हुआ था। लिहाजा अब हम जानते थे कि यह सब कुछ इन तीनों मज़कूरा अफराद पर बिजली बनकर गिरा होगा, और हमारी अब तक की कामयाबी का सुनकर जिन्हें ये लोग नाकामी और अपनी कामयाबी समझे हुए थे किस कदर शाह गुजरेगा। इन्हें लिहाजा में अपनी नई क़यादत की दाग में डालने के बजाय अब अपनी पड़ चुकी होगी, और वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रमेश अग्रवाल को मैं चश्मे तसव्वुर में चिल्लाहट और परेशानी के आलम में अपने बाल नोचते हुए देख रहा था। फोस्टर की अहमियत उसकी बिलाखिर इंटरपोल को हवालगी यकीनन नाथन रोबोस्की और रोजी और डॉक्टर रमेश के लिए किस कदर परेशान कुन और तशवीशनाक हो सकती थी, इसका अंदाजा मैं, तारिक और रूमी बआसानी लगा सकते थे। हमें शाम होते यहाँ से रवाना होना है। तारिक ने अपने हाथ से बनाया हुआ नक्शा मेज पर फैलाते हुए हमसे कहा। मैं और रूमी भी इस पर झुके हुए थे। फोस्टर और नेपल से हासिल करना मालूमात के मुताबिक ये लोग लिहाजा के जनूब मगरबी हिस्से में ग्रेट टेम्पल नामी इलाके में कहीं मौजूद हैं। तारिक ने पेंसिल से एक लकीर खींचकर बताया तो रूमी ने एक जगह अपनी सुर्ख रंग की पेंसिल से गोल दायरा बनाते हुए कहा, और इस जगह पर स्नो माउंट का एक तवील पहाड़ी मकाम है जहां अक्सर स्लाइडिंग और बर्फ के तूफान आते रहते हैं। तारिक इसकी बात की तौसीक में फौरन बोला, यही वो खतरनाक मकाम है जहां से ये लोग फरार होकर भूटान फिर खलीज बंगाल के रास्ते म्यांमार बर्मा से होते हुए थाईलैंड का रुख कर सकते हैं। याद रहे कि बर्मा और बिलखुसूस थाईलैंड में इनके तहफ़्फ़ुज़ात की राह खासी हमवार है। ओह, मेरे मुंह से तशवीश अमेज़ उभरा। तो गोया ये लोग अपने फरार के लिए ऐसे खतरनाक इलाके का रुख कर सकते हैं, जान और सलामती के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तारिक तलखी से बोला, फिर तो हमें मिस्टर ब्राउन की मदद लेनी चाहिए। मैंने तजवीज़ दी और आगे कहा, जबकि फोस्टर की सूरत में ठोस सबूत भी इनके हाथ लग चुका है। क्या तुम मिस्टर ब्राउन की बात भूल गए? रूमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे याद आ गया और मैं भवें उचका कर रह गया। फिर बोला, तो इसका मतलब है कि मिशन का ये आखिरी और अहम तरीन हिस्सा भी हमें ही पाटना पड़ेगा। बज़ाहिर तो मैंने ये कहा, लेकिन दर हकीकत अंदर से मैं खुश भी था, क्योंकि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इस मरदूद और मलून डॉक्टर रमेश अग्रवाल को मैं खुद ही अपने हाथों से वासिल जहन्नुम करूं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, रूमी बोली। इंटरपोल की खुफिया मदद और कुमक वगैरह हमारी मदद करेगी। एक ग्रुप इनका हर वक्त हाई अलर्ट रहेगा, ताहम वाइट माउंटेन तक इनकी नकलो हरकत मकार और चालाक नाथन रोबोस्की और रोजी को कोई कानूनी गुल खिला देने का मौका दे सकती है। खत्म करो ये बहस, तारिक ने हाथ उठाकर कहा। जिस पर पहले ही गुफ्तगू हो चुकी हो उस पर सर खपाना वक्त का ज़िया होता है। रवानगी की तैयारी करो। डॉक्टर क्रेंटली और मिस कौरा की सूरत में इंटरपोल की मदद हमारे साथ शामिल थी। इन्होंने फौरी तौर पर सवारी समेत हमें वो सारी चीज़ें बाशमूल हल्की साख्त की पिस्तौलें, हैवी गन्स जो पार्ट्स की सूरत में थीं, हमें मुहैया कर दी। पूरी तैयारी के साथ शाम होते ही हम तीनों वाइट माउंट की तरफ रवाना हो गए। लिहाजा की गुंजान शहरी आबादी से हम गुजरे, इसमें हमें पौना घंटा लग गया। फिर मुज़ाफ़ात तक मजीद 1 घंटा सर्फ हुआ और बिलाखिर अब हम ग्रेट टेम्पल से चंद सौ कोस ही दूर थे, जबकि दुश्मन ग्रुप की वो मुतवक्का कमीनगाह इधर ही कहीं मुमकिन थी। पोटाला पैलेस की तरह अगरचे लिहाजा का ये कोई गुंजान और तफरीही मकाम तो था नहीं, तहम इसे तारीखी हैसियत ज़रूर हासिल थी। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट और क्लब नजर आए, चंद एक पब और बार भी थे। रौनक अपनी जगह थी, मगर बेशतर इलाका पुरस्कून और सन्नाटे में डूबा हुआ था। शहर से आती जाती सड़कों के किनारे बर्फ से ढके हुए थे। बर्फ मेल्ट करने वाली गाड़ियां गाहे बगाहे गश्त करती नजर आ रही थी। पुरौनक आबादी में दाखिल होने से कबल ही हम तीनों एक लाहे अमल के तहत भेस बदल कर अलग हो गए। तारिक तनहा था, वो एक अधेड़ उम्र शख्स के रूप में था, जिसका तासुर ये था कि वो अपनी जवान औलाद की बेरुखी का गम फुलाने के लिए दुनिया की सैर को निकला है। मैं और रूमी हस्बे साबिक एक कपल की सूरत में थे। चेहरे मोरे का मेकअप करके हमने नकोश बदल डाले थे। तारिक जर्मन बुड्ढे के रूप में था, जबकि मैं और रूमी इटालियन थे। हमने अपना असल लिबास तलब कर दिया था। पिस्तौल हमारे लिबास के अंदरूनी जेबों में और खुफिया ट्रांसमीटर हमारी कमीजों के कॉलर्स में फैंसी बटन की सूरत में चस्पा थे। तारिक ने एक पब का रुख किया, जबकि रूमी और मैं एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। मकसद थोड़ी देर इन तफरीही मकामात में घूमते हुए इन 5 अफराद को ट्रेस करना था। तसल्ली के बाद हमारा इरादा वाइट माउंट की तरफ रवानगी का था।
फॉस्टर की इतला के मुताबिक ये लोग इन्हीं इलाकों के करीब करीब और मुमकिन तौर पर व्हाइट माउंट के किसी अलग थलग काटेज में रहाइश पजीर थे। चूंकि मौजूदा हालात इन पांचों के लिए यकरख तब्दील हो चुके थे, इसलिए यकीनी तौर पर वो हालत जंग और एक तरह की इमरजेंसी में होंगे। और जैसा कि हमने मिल बैठकर इन पांचों के मुतालिक ठीक ठीक अंदाजा कायम किया था कि ये लोग अब यहाँ से खुफिया या चोर रास्तों के जरिए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, बल्कि तारिक ने अपने खदशे का इजहार करके रूमी और मुझे तशवीश में मुब्तला कर डाला था कि वो अब तक निकल भी चुके होंगे तो कोई बाइद भी नहीं था। ताहम हमने तो अपनी एक बेस लाइन बना रखी थी और इसी के तहत मरहलावार कदम उठाने पर मजबूर थे। अंधाधुन किसी के तहक्कुम में व्हाइट माउंट जैसे खतरनाक और कुदरती आफात वाले सरहदी इलाके में फंस कर अपनी जानों को खतरे में बहरहाल नहीं डाल सकते थे। बकौल रूमी के ऐसे इलाके से गुजरने के लिए इन लोगों को पूरा हफ्ता अमली प्लानिंग की जरूरत थी। बहरकैफ तारिक से हम जुदा हो गए। उसने हस्बे मंसूबा एक जलते बुझते रेड साइन वाले पब का रुख किया, जबकि मैं और रूमी एक दूसरे के साथ नौजवान जोड़े वाली अटकलियां करते हुए सिल्वर मून नामी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। अपने अपने तौर पर हमने हल्का फुल्का डिनर करने का भी इरादा कर रखा था, क्योंकि हमारा मकसद बहरहाल तफरीह नहीं था। इसीलिए हम चौकन्ना नजरों से अपने गिरदो पेश पर भी कड़ी निगाह रखे हुए थे। तारिक और हम में तय था कि जो कोई भी जरा सी मशकूक नकलो हरकत या जाने पहचाने शख्स को देखे, फौरी तौर पर खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए एक दूसरे को खबरदार कर डाले। यह एहतमाल जरूर था कि क्या खबर वो पांचों भी मौजूदा हालात के बाद रेडीमेड मेकअप में हों, क्योंकि वो पांचों अब एक तरह से मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम थे। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही हमने ऐसी मेज का इंतखाब किया था जहां बैठकर हम न सिर्फ इसके दाखिल रास्ते पर बल्कि वहां से बल खाते हुए ऊपर खुले और वसी टेरेस पर जाते जीने पर भी नजर रख सके, क्योंकि वहां भी काफी लोग मौजूद थे। व्हाइट माउंट के कॉटेज में रहने वालों को अपने खाने पीने के लिए इधर ही का रुख करना पड़ता था, इसलिए हमारी एक एक शख्स पर नजर रही थी। हमने अपने लिए सैंडविचेस, कॉफी वगैरह मंगवा लिए। निस्फ घंटा बैठे रहे, इसके बाद उठ खड़े हुए। रात का समा इस बारोनक से इलाके में काफी भला लग रहा था। सर्द रात, ऊपर तारों भरा आसमान और कमर्शियल और तफरीही खाने पीने की इमारतों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हर कोई इस खूबसूरत सर्द रात को इंजॉय कर रहा था। लोगों की छोटी मोटी गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही थीं, जिन गाड़ियों के टायरों में कांटेदार बेल्ट लगी हुई थी। इनसे साफ पता लग रहा था कि वह व्हाइट माउंट के इलाके ही से आई हैं, इसलिए हमारी नज़र ऐसी गाड़ियों और इनके बालकान पर थी। इन पांचों की भी मेकअप में होने के सबब हमें अब इनके चाल ढाल को भी ऑब्जर्व करना पड़ रहा था। यही एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन होती है जिसे बहरूप भरे आदमी को भी पहचानने में आसानी होती है। हम दूसरे होटल की लॉबी में दाखिल हो गए। कमरा पूछा, किराए पर बहस हुई। इसके बाद लॉबी में जाकर बैठ गए। वहां कुछ नहीं मिला और बाहर आ गए। तारिक से राब्ता हुआ तो उसने छूटते ही कहा, मैं भी खुद तुमसे राब्ता करने वाला था। तारिक की आवाज उभरी, रेडलाइन पब के एक बारटेंडर को काबू करना है, फौरन पहुंचो। मैं दरवाजे से दाएं जानिब एक कोने वाली मेज पर बैठा मिलूंगा। तुम लोग मेरे बाएं जानिब की मेज संभाले ना। तुम्हारे आने तक अगर वो पुर हो जाए तो कोशिश करना कि बार काउंटर के सामने वाले रुख पर बैठना। ओवर एंड ऑल।